देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक के बाद एक 3 विधानसभाओं में रोड शो किए। रोड शो के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि दिल्ली में बदलाव की हवा बह रही है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कस्तूरबा नगर, कालकाजी और बदरपुर विधानसभा में रोड शो किया। रोड शो के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब केजरीवाल के जाने की बारी आ गई है। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो चल रहा है। भारी भीड़ सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं। काफ़ी देर पहले ये रोड शो शुरू हुआ था और लगातार यहाँ पर दोनों तरफ से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं। अमित शाह जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन इस बार होगा? क्या कारण है? निश्चित रूप से परिवर्तन होने वाला है। झूठ का एक आयुष्य होता है। यहाँ कुछ लंबा ही झूठ जी लिया। 10 साल हो गए, जनता सच जान चुकी है और अब इस बार परिवर्तन करने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया है उसी काम को आप कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने जो वादे किए इसमें कुछ कॉमन जरूर हो सकते हैं, परंतु उन्होंने पूरे नहीं किए। मोदी जी पूरा करेंगे। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। इसी क्रम में अमित शाह भी अब तक आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है। दिल्ली की एक चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। कुछ दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव अभियान में फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। राहुल ने कहा कि केजरीवाल नई राजनीति का वादा करके आए थे, लेकिन देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। राहुल गांधी ने मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल को इस घोटाले का सूत्रधार करार दिया। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक पोस्टर में राहुल गांधी को भ्रष्ट और बेईमान बताया गया था। वैसे शराब घोटाले को लेकर राहुल गांधी का ताजा बयान उनके पुराने स्टैंड से बिल्कुल अलग है। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले साल 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने उनकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला और विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश बताया था। दिल्ली में यमुना नदी की गंदगी का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं। वहीं तीनों पार्टियों ने चुनाव आयोग का अब रुख किया है। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे। यमुना नदी में बढ़ते अमोनिया के स्तर को लेकर दिल्ली में विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर दिल्ली को जहरीला पानी देने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे। कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को। सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। वो इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनोसाइड, वाटर टेररिज्म, पानी में जहर, हाँ नहीं, पानी में जहर, जेनोसाइड कर रहे हैं। इतना डेस्परेशन आ गया है कि वो इस लेवल तक जो है गिर रहे हैं। उनको समझ आ गई है कि दिल्ली के लोग इनको बाहर करने जा रहे हैं।
यमुना पर जारी विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को मिडिल क्लास और किसानों के कर्ज माफी को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमीर लोगों के कर्ज माफ होते हैं लेकिन मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलता। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें 6 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिनों की कस्टडी पैरोल दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ताहिर को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल मिलेगी। जेल मैनुअल के हिसाब से 12 घंटे कस्टडी पैरोल रहेगी। पैरोल का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। ताहिर लंबित केसों के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान नहीं देंगे। इस दौरान वो घर नहीं जाएंगे। ताहिर 2,07,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन का एडवांस जमा करेंगे। हर शाम को जेल वापस जाएंगे। ताहिर हुसैन पहले अंतरिम जमानत मांग रहे थे, लेकिन 2 जजों की राय अलग रही तो 3 जजों ने मामले को सुना। फिर ताहिर ने कस्टडी पैरोल की मांग की। दिल्ली पुलिस के कड़े विरोध के बावजूद पैरोल दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस केस को मिसाल नहीं माना जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी गई और इस बार पैरोल 30 दिन की दी गई, जिसमें 10 दिन गुरमीत राम रहीम अपने डेरा सच्चा सौदा सरसा में रहेंगे और 20 दिन हरियाणा के बाहर रहेंगे। पहले भी कई बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी गई थी, लेकिन हरियाणा में उनको नहीं रहने दिया गया। पहली बार ऐसा पैरोल मिला है जिसमें 10 दिन गुरमीत राम रहीम हरियाणा में ही रहेंगे। रोहतक की सुनारिया जेल से आज तड़के छूटने के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सीधे अपने सिरसा आश्रम पहुंचा। 2017 में बलात्कार के मामलों में सजा होने के बाद ये पहला मौका है जब राम रहीम को डेरा मुख्यालय जाने की इजाजत मिली है। अगले 10 दिन तक वो यहीं रहेगा और बाकी 20 दिन बागपत में। 2017 से अब तक 12 बार राम रहीम को पैरोल या फरलो मिल चुकी है। अब दिल्ली चुनाव से पहले पैरोल दिए जाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, पैरोल के अपने कायदे हैं और सरकार उसी के तहत वो काम करती है। गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा हुई थी। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के बरौत में आयोजित जैन निर्माण महोत्सव में मंच टूट गया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। बरौत में जैन निर्माण महोत्सव पिछले करीब 30 साल से धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस साल भी श्रद्धालु की भीड़ भगवान आदिनाथ को लड्डू चढ़ाने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस बार बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालु मंच के जरिए मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मंच को बांस और बल्लियों से तैयार किया गया था। अचानक मंच टूट गया। वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई हैं और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। ऊपर से लोग गिरने से हो गए, वो स्ट्रक्चर टूट गया। तो हम भी जाके वहाँ भाग के गए। तो वहाँ के भाग के हमने मदर को अपने फाइंडिंग करा, उनको लेके गई। फिर छोटे भाई को लेके गई। तो छोटे भाई को जब तक दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तब तक वो बहुत डेड हो चुके थे। मदर को हमने वैशाली मैक्स में शिफ्ट किया है, वो स्टेबल है अभी। 2 घायल पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? नीरज। क्या हुआ था घटना स्थल पे जब आप उस समय वहाँ मौजूद थी? अचानक से जो सीढ़ी बनी है बस गिर गई, पता ही नहीं चला क्या हुआ। कहाँ चोटें आई हैं? पैर में, हाथ में, कमर में।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और पीड़ितों को सहायता देने के साथ साथ हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मैं परिवारजनों से मिला हूँ, कुछ जिनको चोटें लगी हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, सबसे मुलाकात की है। मुझे उम्मीद है कि जिनसे मैं मिला हूँ सब जल्दी स्वस्थ होंगे। बहुत दुखद घटना है और इसकी जांच का विषय है कि मानक पूरे किए गए, नहीं किए गए, क्या कमियां रह गई। और पूरा बागपत अभी इसमें घटना को लेके, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है। ज़्यादा भीड़ आने से शायद ये घटना हुई, लेकिन तकनीकी तौर पे इसकी जांच होगी। स्थानीय प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा, कदम उठाएगा। राज्य सरकार भी इसको लगातार मॉनिटर कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसको लगातार इसकी सूचना ले रहे हैं। इस मामले में लकड़ी का मचान निर्माण करने वाले ठेकेदार वसीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही मजिस्ट्रियल जांच कमेटी भी गठित की गई है और 7 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तरी दिल्ली के बुरारी में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत बचाव का काम 24 घंटे बाद भी जारी है। ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई इस 4 मंजिला इमारत का काम तकरीबन पूरा हो चुका था, लेकिन जब इसे बनाने वाले मजदूर अपना काम पूरा करके खाना बनाने और आराम करने के लिए बैठे ही थे कि इमारत भरभरा कर गिर गई। घटना सोमवार की शाम तकरीबन 6:45 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक 7 साल की बच्ची और एक 17 साल की युवती भी शामिल है। वहीं 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मजदूर अपने परिवार के साथ इसी इमारत में काम करते और रहते भी थे। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। कई मजदूर मलबे के नीचे से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का काम शुरू किया। इसके अंदर तो कल से ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कल इनफैक्ट हमारे जो बुराड़ी थाने का स्टाफ है उसने तो अपनी हिम्मत और बहादुरी का परिचय देते हुए वो तो उस मलबे के अंदर एक कैविटी थी उसमें घुस के उसने 2 लोग रेस्क्यू किए थे और काफ़ी एक अच्छा एक साहस का परिचय दिया। और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम्स और फायर की टीम्स ने भी काफ़ी लोग निकाले हैं और अभी भी एनडीआरएफ की टीम अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वो लोग वहाँ पे मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जेसीबीज, हाइड्रा मशीन्स भी लगी हुई हैं। घटना को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और इसमें अभी भी 10 और लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत बचाव एजेंसियां अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश करने में जुटे हैं। फिलहाल इस मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 3 केंद्रीय जांच एजेंसी और 1 राज्य की जांच एजेंसी को छका रहे परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को आज लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको 4 फरवरी तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्र की 3 और राज्य की 1 जांच एजेंसी मुंह ताकती रह गई। सौरभ शर्मा ने सोमवार को नाटकीय अंदाज में भोपाल कोर्ट में आवेदन दिया। कोर्ट ने लोकायुक्त से उसके मामले की केस डायरी तलब की और 28 जनवरी को उसे पेश होने के लिए कहा था। पेशी से पहले सौरभ जैसे ही घर से निकला, लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस केस में पीसी एक्ट के तहत वो आरोपी है, जिसमें कि उसके घर पे रेड किया गया था लोकायुक्त पुलिस के द्वारा 19 दिसंबर को। तो उसे आज भोपाल में हमारी पुलिस को उसकी सूचना मिली, तो उसे हिरासत में अभी लिया गया है, पूछताछ चल रही है। सौरभ के वकील कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। वहीं लोकायुक्त ने सौरभ और चेतन को कोर्ट में पेश किया। उसे 4 फरवरी तक 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सौरभ शर्मा सरेंडर कर दिया था। आज वो कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित हो रहे थे कि 11 बजे आएंगे। 11 बजे आते तो फिर अगर कस्टडी मांगती लोकायुक्त तो कस्टडी ले जाते। कहा है कि ये जो उन्होंने हिरासत में लिया है तो इलीगल आपने उसको कहा है। इलीगल अरेस्टिंग का आवेदन दे दिया आपने? हाँ दे दिया, दे रहे हैं अभी, टाइप हो रहा है। ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर 9 दिन तक छापेमारी की थी। कार्रवाई में 93 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी, जिसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश शामिल था। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि आरोपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर कोई संदेह नहीं है।
एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया को सबूत और जांच का ब्यौरा भी दिया। सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़े मामले पर पुलिस ने जांच से जुड़ी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वही है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अपराध में इस्तेमाल चाकू और हेक्सा ब्लेड की बरामदगी हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ टेक्निकल, फिजिकल और ओरल सबूत मौजूद है। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। आप लोगों ने फिंगरप्रिंट के सैंपल सीआईडी को भेजे हैं, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, या नहीं भेजे? जी भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान रात 2:45 पर अस्पताल पहुंचे थे। इसकी जानकारी लीलावती अस्पताल से मिली। सैफ अली खान ने कोई कॉल नहीं किया था। लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था, हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ काफी मजबूत सबूत है। बुधवार को आरोपी की रिमांड दोबारा मांगी जाएगी। बॉर्डर पार कर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 500 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पुलिस इनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। जयपुर पुलिस ने सरहद पार कर अवैध रूप से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाकर 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने बताया कि 500 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। हमने अवैध लोग जो यहाँ बिना आईडी प्रूफ के रह रहे हैं या इनकी वेरीफाइड नहीं है, इनसे इनके जो किराएदार की तरह रह रहे हैं, उनको हमने आज वेरिफिकेशन किया है और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। और करीबन 550 लोगों को हमने राउंड अप किया था, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए। इनमें से अराउंड 250 लोगों को हमने डिटेन किया। हाल ही में सैफ अली खान पर हुए हमले का आरोपी भी बांग्लादेशी का रहने वाला था, जो कि भारत में नाम बदलकर रह रहा था। शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जयपुर पुलिस ने ये अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। हुबली में एक शख्स की कब्र पर लिखी इबारत चर्चा में है। आत्महत्या से पहले छोड़े सुसाइड नोट में इस शख्स ने खास तौर पर निर्देश दिया था कि उसकी कब्र और ताबूत पर लिखवाया जाए कि उसकी मौत के लिए उसकी पत्नी जिम्मेदार है। इस ताबूत और कब्र पर लिखी ये इबारत हुबली के 40 साल के पेट्रू गोलापल्ली की है। खुदकुशी से पहले उन्होंने लिखा कि मेरी मौत की वजह मेरी पत्नी की प्रताड़ना है, ये उनकी कब्र पर लिखा जाए। परिवार ने अपने बेटे की अंतिम इच्छा पूरी की। मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। पत्नी के टॉर्चर की वजह से उसने अपनी जान ले ली। मेरी पत्नी के टॉर्चर की वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ, ऐसा उसने लिखा। वो कागज हमने पुलिस को दे दिया है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला पत्नी के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पेट्रू गोलापल्ली निजी कंपनी में काम करते थे और बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे। ये दास्तान राजस्थान के उस गांव की है जिसे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत विस्थापित किया जाना है, लेकिन विस्थापन के दंश के चलते पिछले लंबे समय से इस गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। बात केवल इतनी नहीं है, बल्कि बिजली और इंटरनेट नहीं होने से इस गांव के लड़कों की शादियां तक नहीं हो पा रही हैं। राजस्थान के कोटा का सैकड़ों साल पुराना कोलीपुरा गांव आज के आधुनिक दौर में भी विकास सुविधाओं के अभाव का दंश झेल रहा है। इस गांव के टाइगर रिजर्व में आ जाने से यहां बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की अनुमति नहीं है। आजादी के 75 सालों बाद भी इस गाँव में ना तो बिजली पहुंची है और न ही यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क आया है। इसी वजह से गाँव के युवकों की शादी नहीं हो पा रही। लड़की वाले ये कहकर इनकार कर देते हैं कि बिना बिजली और मोबाइल नेटवर्क के उनकी बेटी इस गाँव में कैसे जिंदगी गुजारेगी। हमारा कोई रिश्तेदार भी आता है रिश्ता करने तो वे देखकर मना कर देते हैं, तुम्हारा मकान भी नहीं, तुम्हारा तो पुरानी झोंपड़ियाँ हैं, जो हमारा रिश्ता भी नहीं हो रहा। कई बच्चा कुंवारा रह रहे हैं अभी। वहाँ तो लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है और मकान है तो मकान हमारे को निर्माण करने ही नहीं दे रहे।
तो वन विभाग वाले ने रोक लगा रखी, तो हम हमारे मकान को देख करके भी मना कर देते हैं कि यार इनके तो पुराने मकान। कोलीपुरा गांव में 500 से अधिक घरों की आबादी है, लेकिन टाइगर रिजर्व के आने से इस गांव का विस्थापन होना है। इस वजह से इस गांव के ग्रामीण अपनी मर्जी से कोई विकास कार्य नहीं करवा सकते। सुविधाओं से महरूम इस गांव में आखिरी बार किसके घर शहनाई बजी थी, यहाँ के युवाओं को ठीक से याद नहीं है। इस गाँव के युवाओं की सरकार से अब यही गुहार है कि या तो उनका विस्थापन किया जाए या फिर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, ताकि उन्हें जीवन बसर करने के लिए जीवन साथी मिल सके। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है। इस मौके पर संगम त्रिवेणी में कल 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। योगी सरकार ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक पहुंचना होगा। इसके अलावा लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाट पर स्नान के खास इंतजाम किए गए हैं। क्राउड कंट्रोल के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए 137 पार्किंग प्लेस भी बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुबह 4 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी स्नान करेंगे, फिर दूसरे अखाड़े के साधु संतों का नंबर आएगा। उसके बाद आम लोगों को आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। अखाड़े का स्नान हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा।